नमस्कार, जे बॉस रिटेल यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में आया हूं। उम्मीद करता हूं कि संसद और निहितार्थ सीरीज के इस क्रम में आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जिन भी व्यूअर्स ने अब तक जे बॉस रिटेल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। व्यूअर्स, मैं आपको बता दूँ, इस यूट्यूब चैनल में जिस सामग्री को मैं प्रस्तुत करता हूँ वो मेन स्ट्रीम का जो मीडिया है, इसमें तो इस तरह की चीज़ें मिलना तो बहुत कम संभव है। और सोशल मीडिया में भी इक्का दुक्का वीडियो अगर कोई पड़ा हो, इसलिए ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका 10-12 मिनट का जो समय व्यतीत होगा इस वीडियो को देखने में, ये आपको कुछ न कुछ लाभ देगा ही देगा। हो सकता है कि आपकी तर्क शक्ति को बढ़ाए, हो सकता है कि आप अगर किसी महफिल में बैठें या किसी बहस में बैठें या कहीं आप निबंध लिख रहे हो या कहीं आप व्याख्यान दे रहे हो, तो वहाँ पर ये वीडियो के कुछ फैक्ट्स आपके काम आ पाएंगे। आइए आगे चलते हैं। आज हम चर्चा करेंगे नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। अब वो कानून बन चुका है। हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने उस पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। संसद से कोई भी विधेयक पारित होता है, यानी कि संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित होने के बाद तब तक वो कानून नहीं बनता है जब तक राष्ट्रपति उसमें मोहर नहीं लगाते हैं। भारत के संसदीय इतिहास में कुछ ऐसे वाक़ये आए हैं जब राष्ट्रपति ने संसद द्वारा पारित किए गए विधेयकों को, यानी कि बिल को रोक दिया है। तो ये अधिकार राष्ट्रपति के पास में है, वो दोबारा लौटा सकते हैं, उसमें संशोधन के लिए मांग कर सकते हैं। हाँ, अगर दूसरी बार में भी वो पारित होकर आ जाता है, जिस भूमिका में या जिस रूप में वो पारित होता है, वैसे ही उसमें हस्ताक्षर करने होते हैं राष्ट्रपति को। यहाँ एक फैक्ट मैं भी आपको बता दूं, राष्ट्रपति भी संसद का अंग है। वो इसी पावर के तहत ये जो विधेयक को वो अपनी मंजूरी देते हैं, इसके तहत ही वो संसद के जो 3 अलग अलग विभाग हैं, उनमें से एक विभाग वो भी हैं, एक राज्यसभा, एक लोकसभा और तीसरे राष्ट्रपति। ये कुल मिलाकर के एक विधायिका का अंग है। और आइए देखते हैं कि महिला आरक्षण पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब जो कानून बन गया है वो कैसे कैसे उसके जीवन के पड़ाव कैसे कैसे गुजरे हैं, इस पर एक नजर डालते हैं। संसद का विशेष सत्र इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में दर्ज हो गया जब दोनों सदनों ने भारी बहुमत से महिला आरक्षण बिल पारित किया। यथा संशोधित विधेयक संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित हुआ। The bill is passed by the constitutionally required majority. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका धन्यवाद करते हुए इसे भारत की संसदीय यात्रा की स्वर्णिम क्षण कहा। ये जो स्पिरिट पैदा हुआ, ये स्पिरिट देश के जन जन में एक नया आत्मविश्वास पैदा करेगा, एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई है। देश के सभी राजनीतिक दलों की सकारात्मक सोच होना, ये हमारे देश की नारी शक्ति को एक नई ऊर्जा देने वाली है। इस तरह से नारी शक्ति को वंदन करते हुए मौजूदा सरकार की कोशिशों ने संसद और विधानमंडलों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने का सपना साकार हुए। इस सपने ये भी क्षण देखिए, संसद में महिलाओं ने किस तरह से, यानी कि महिला सदस्यों ने किस तरह से ये खुशी जताई है। 2023 राजनीति में महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर ये साबित देखते होगा। हैं कि इस अधिनियम में क्या है, क्या क्या बातें कही गई। 128वां संशोधन अधिनियम
यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 संसद और विधानमंडलों में महिलाओं को 33% आरक्षण देता है। यानी कि लोकसभा में मौजूदा 545 सीटों में से 181 सीटों से 181 सीटें, अगर अभी मौजूदा समय में यह आरक्षण मिल जाता तो 181 सीटें महिलाओं की हो, 99 महिलाएं बढ़ जाती। दिल्ली विधानसभा की बात करें तो यहाँ मौजूद 70 में से 23 सीटें जैसे केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित नहीं है, क्योंकि वहाँ लोकसभा की केवल एक सीट है। अब ये देखते हैं कि लोकसभा की नई इमारत में जो ये पहला विधेयक पारित हुआ है, इसके क्रोनोलॉजी क्या है, इसी विधेयक की बात की जा रही है। The Constitution 128 Amendment Bill 2023. It's a very important amendment. जिसके पक्ष में 454 वोट पड़े, 454 वोट 21 पक्ष में पड़े, राज्यसभा विरोध में सिर्फ 2। पेश किया गया। अगले दिन राज्यसभा में पेश किया गया, 15 वोट पड़े और इस तरह से बहुमत से सरकार ने महिला आरक्षण बिल पास करवाकर भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में महिला सशक्तिकरण को मजबूती प्रदान की। 2023 का नाम लिया गया है। ये कानून लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 1/3 सीटों पर आरक्षण देता है। संविधान का 128वां संशोधन नए अनुच्छेद 330A और 332A को भी जोड़ता है, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभा की सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। बिल्कुल। महिला आरक्षण कानून लागू होने की तारीख से 15 वर्ष तक की अवधि के लिए होगा, जिसे संसद की अनुमति से आगे बढ़ाया जा सकेगा। साथ ही एक क्लॉज ये भी जोड़ा गया है कि जनगणना और परिसीमन के बाद ही महिला आरक्षण कानून लागू किया जाएगा। डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के भंग होने के बाद अगले चुनावों में महिला आरक्षण प्रभावी होगा। डिलिमिटेशन कमीशन हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया को निर्धारित करने वाली एक महत्वपूर्ण इकाई का कानूनी कमीशन है और वो अपॉइंटमेंट से होती है, मगर वो क्वासा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्वासा जुडिशियल मतलब अर्ध न्यायिक। इसके अंदर चुनाव आयुक्त के एक प्रतिनिधि भी होते और भी 2-3 संस्थाओं के प्रतिनिधि होते हैं जो चुनाव की प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए हैं और इसके कानून के तहत सभी मान्य राजनीतिक दलों के एक सदस्य भी उस डिलिमिटेशन कमीशन के परिसीमन आयोग में देश में राजनीतिक दलों के एक प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। हर जनगणना के बाद संसद संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत परिसीमन अधिनियम लागू करती है। अनुच्छेद 170 के तहत राज्यों को भी जनगणना के बाद परिसीमन के आधार पर क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। यानी कि विधानसभा क्षेत्र में भी परिवर्तन होता है हर परिसीमन के बाद। परिसीमन आयोग का गठन करती है जो एक स्वतंत्र निकाय है। 1952 में पहला परिसीमन आयोग हुआ, उसके बाद 1962, 1972 और उसके बाद सीधे 2002 में 1991 और 1981 की जनगणना के बाद परिसीमन नहीं हुआ था। ऐसा 1976 में इंदिरा गांधी जी ने परिसीमन पर 2001 तक रोक लगा दी थी। इस कारण से इन दोनों जनगणनाओं के बाद परिसीमन नहीं हुआ था। अटल जी की सरकार थी 2001 में, उन्होंने परिसीमन की रोक को हटाया। उसके बाद 2026 के लिए उन्होंने भी इसमें रोक लगा दी परिसीमन में, क्योंकि इस दौरान कुछ राज्यों ने यह भी कहा कि भाई हमारे यहाँ परिवार नियोजन का जो नीति है वो अच्छी तरह से लागू हुई है, हमारी आबादी की वृद्धि कम हुई है और कुछ राज्यों में आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है, इसलिए ये इम्बैलेंस हो गया है क्षेत्रीय और हमारी सीटें कम हो जाएंगी। इसी वजह से 2026 तक इस पर रोक लगाई गई और ये माना गया कि 2026 तक
आबादी यानी कि जनसंख्या की जो वृद्धि दर है पूरे देश में लगभग एक समान हो जाएगी, जिसकी वजह से सीटों की मतलब जो संख्या है किसी भी क्षेत्र को या किसी राज्य को उसको घाटा नहीं उठाना पड़ेगा इस वजह से। कि संसद और विधान मंडलों में SC ST महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण नहीं होगा। दरअसल उन्हें आरक्षण के अंदर ही आरक्षण मिलेगा। जो उनकी सीटें अभी हैं उन्हीं में से महिलाओं को भी सीट 33% चली जाएगी। के लिए आरक्षित है ये तो इस कानून के अनुसार 84 सीटें SC के लिए हैं, 47 सीटें ST के लिए हैं। अब देखते हैं जब भारत आजाद हुआ है और अपना संविधान लागू किया है उसके बाद से महिला आरक्षण बिल पर कब कब क्या क्या प्रयास हुए। ब्रिटिश पीरियड से ही महिलाओं को आरक्षण की बात उठी है। नेशनल एक्शन कमेटी 1971 में बनाई गई। 1988 में महिलाओं के लिए परसेप्टिव प्लान बनाया गया। इसी वजह से पंचायत स्तर पर और जिला स्तर पर जो है आरक्षण मिला उनको। संविधान का 73वां और 74वां संशोधन इसीलिए बहुत एक महत्वपूर्ण है। ये जनप्रतिनिधि कानून का एक टर्निंग पॉइंट है। अब महिला विधेयक का अब तक का सफर है जो संसद में पेश किया गया, यानी कि संसद के किसी एक सदन में पेश किया गया। 1996 में HD देवगौड़ा साहब की सरकार थी, उस समय बनाया गया। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया। बाद में इस विधेयक को 26 जून अटल जी ने भी इस पर प्रयास किया, लेकिन 1998 में वो लाए थे, जिस साल अपने यहाँ परमाणु का एक बार फिर से जो है न्यूक्लियर प्रयोग किया गया। ये अटल जी की ही सरकार थी। 2002, 2003 में 2 बार ये जो है लोकसभा में ला करके इसके लिए प्रयास किया गया। यूपीए सरकार यानी कि मनमोहन सिंह जी की सरकार जब थी तब भी एक बार प्रयास हुआ। तब तो संसद में जिस तरह का तांडव मचाया था और अधिनियम को फाड़ दिया, एक दूसरे का गला पकड़ा। इस बार की अगर आपने संसद यानी लोकसभा की कार्रवाई सुनी होगी तो निशिकांत दुबे जी जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं उन्होंने उसका जिक्र किया था कि क्या क्या हुआ था, किन किन माननीयों ने इस पर जो है एक संसद को रणभूमि में बदलने का प्रयास किया था। आखिरकार ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार में महिलाओं को आरक्षण देने वाला ये बिल संसद में बड़ी खुशी खुशी पास हो गया। एक अच्छी बहस संसद में देखने को मिली और उसके बाद ये जब राष्ट्रपति भवन इसका दस्तावेज पहुंचा तो वहाँ हमारी राष्ट्रपति जो खुद महिला हैं उन्होंने इसको मंजूरी दे दी। और अब इस वीडियो को, इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त करें। अगर आपको संसद और निहितार्थ के तहत जो ये कमेंट्री में कर रहा हूँ, तबसरा कर रहा हूँ और जो टिप्पणी कर रहा हूँ, ये अगर आपको पसंद आ रही हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। और जिन भी व्यूअर्स ने JJ बॉस रिटेल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।